हेलो एवरीवन। हर दिन थोड़ा पढ़ो बन जाओगे खास। हर दिन थोड़ा पढ़ो बन जाओगे खास। स्टडी फॉर मी है तुम्हारे साथ हर क्लास। तो कैसा लगा मेरा शेर? तो चलो बच्चों, ये तो मैं आपका थोड़ा सा स्ट्रेस दूर करने के लिए, थोड़ा मूड चिल करने के लिए बोल रही थी। तो वेलकम है आपका अपने चैनल में बच्चों। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आज हम क्या करेंगे तो पहले मैं बता दूं, बहुत इम्पॉर्टेंट। तो सारे टाइप के क्वेश्चंस जो भी सभी आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस? आपके एमसीक्यू, एजर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, जी हाँ, सब कुछ एक ही वीडियो में। और ये वीडियो आपने देख ली तो 100% फुल मार्क्स हैं आपके। बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। और जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगे, मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है आपको ध्यान में रखकर कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं, वो सब मैंने इसमें अपनी जी जान लगाकर डाल दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ कि मेरे बच्चों के अच्छे से नंबर आ जाए, उन्हें समझ आ जाए। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। पर पहले थोड़ी सी एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन है। जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाती जाऊंगी, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके पहले आंसर्स को कहीं ना कहीं लिखते जाना है सीधा। जैसे मान लो आपको लग रहा है नंबर 1 का आंसर मेरा ए है, ए कर लो। ठीक है, और इसके लिए अपने आपको टाइम लिमिट भी देनी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना जितना आप एग्जाम में देते हो। 2 का बी लग रहा है तो बी, 3 का सी लग रहा है तो सी। फिर मेरी वीडियो को प्ले करो और मेरे साथ आंसर्स को मैच करना। ठीक है, अभी मैं हर बार गाइड नहीं करूंगी, आपको ध्यान रखना सीखना है। 8th क्लास में हो गए हो यार, थोड़ा सा ध्यान देना सीखो। चलो अब, चलो पॉज करो, आंसर्स गेस करो। मैं सीधा एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, जैसे जैसे नए आंसर क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे आपको पॉज करके आंसर्स गेस करना है, और फिर लास्ट में मुझे बताना कि तुम कितने अच्छे बच्चे हो। ठीक है, चलो। तो व्हाट इज, हाँ एक बात और, मैं इस पूरी वीडियो के जो है क्वेश्चंस के ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर्स बताऊंगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, मैं सीधा क्वेश्चन पढ़ूंगी और आंसर बताऊंगी। ठीक है, वट डज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन? तो क्या मतलब होता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है, ऑल एडल्ट सिटीजन्स हैव द राइट टू वोट। तो जिसका ये सही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, सभी सिटीजन्स को राइट टू वोट का अधिकार है। क्वेश्चन 2 है, इन विच ईयर वॉज द वोटिंग एज रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 18 इन इंडिया? किस साल में जो है 21 साल से उम्र घटा के जो है 18 साल कर दी गई थी? तो ये था हमारा 1988, यानी कि सी ऑप्शन। तो हमारा सी ऑप्शन जो है इसमें क्या है, सही है। ठीक है, अब विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसका हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, आर्टिकल 326। तो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते भी सारी कुछ चीज़ें बताई थी कि क्या क्या आ सकता है। अब देखो, हु कैन बी बार्ड फ्रॉम वोटिंग? वोटिंग से किसे रोका जा सकता है? तो हमारा राइट ऑप्शन है इसमें सी, पीपल कन्विक्टेड ऑफ सीरियस क्राइम्स, जिन्होंने कोई ना कोई अपराध किया है। बिफोर इंडिपेंडेंस व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया वर अलाउड टू वोट? तो कितने परसेंटेज इंडियंस को इंडिपेंडेंस से पहले अलाउ था वोट करना? तो सिर्फ और सिर्फ 13%। ठीक है, आंसर टिक करते जाइए ईमानदारी से, और जिसका गलत है तो क्रॉस करना ईमानदारी से। ठीक है, अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो आप मेरा नहीं अपना ही नुकसान करेंगे। क्वेश्चन 6, वाई डू वी नीड अ वेल ऑर्गेनाइज इलेक्टोरल सिस्टम? हमें क्यों ज़रूरत है एक वेल ऑर्गेनाइज इलेक्टोरल सिस्टम की? क्योंकि टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डिड कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स सपोर्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज फ्रॉम द बिगिनिंग? तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ने शुरू से ही एक यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को क्यों शुरू से सपोर्ट किया था? तो इसका हमारा आंसर होगा बी, टू इंश्योर इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, की भाई सबको जो है इक्वालिटी मिल जाए। क्वेश्चन 8, व्हाट इज अ मेजर रीजन पीपल मे नॉट वोट? कि सबसे मेजर रीजन क्या है कि जो लोग हैं वोट नहीं करते? तो हमने जैसे लास्ट की वीडियो में भी पढ़ा था, तो लैक ऑफ अवेयरनेस, उनको अवेयरनेस की कमी है, वो अपने वोट की महत्वता नहीं जानते हैं। क्वेश्चन 9, व्हाट इज इंपॉर्टेंस टू इंश्योर मोर पीपल वोट? हम किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वोट करें? इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो इसमें इंपॉर्टेंट होगा हमारा, इसमें आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी बताओ। यस, इट्स अवेयरनेस एंड एक्सेसिबिलिटी। जब हम ये करेंगे तो अवेयरनेस होगी, एक्सेसिबिलिटी होगी, तो सभी पीपल क्या करेंगे, वोट करेंगे। अब आगे देखेंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करना है, वीडियो को पॉज करना, आंसर गेस करना, फिर मैच करना। ठीक है, इंडिया इज अ डैश डेमोक्रेसी। तो इंडिया में किस तरह की डेमोक्रेसी है? तो हमारी है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, क्वेश्चन 11, एट द नेशनल लेवल सिटीजन्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर? नेशनल लेवल पर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे चुनते हैं? तो कौन सा होता है? तो ये होता है लोकसभा का। ठीक है, क्वेश्चन 12,
हु कंडक्ट्स इलेक्शंस इन इंडिया, इंडिया में ये तो बहुत ही सिंपल है, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है ना, ECI, ठीक है। क्वेश्चन 13, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, तो बी है एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक स्वतंत्र है, ठीक है। अब इसमें इलेक्शन कमीशन जो इंडिया जो है किसके लिए इलेक्शंस कराती है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है सी, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इसको आप लर्न भी कर लो, ये आपका 1 वर्ड में आ सकता है अगर ऑप्शन में नहीं आया तो। और हाँ, अगर आप इसे लर्न भी करते हैं तो इससे बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी हेल्प मिल जाएगी, कि कभी आपसे कुछ और पूछ लिया जाए कि भाई जो है लोकल स्टेट लेवल पे जो है कौन कंडक्ट कराता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसमें आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। हु कंडक्ट्स इलेक्शन टू ग्राम पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज, तो देखो इसी तरीके क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी। अभी हमने जाना कि पांचों को तो ECI कराता है, बाकी यदि बात करें तो ग्राम पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज पे कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, ठीक है। 16 है, इलेक्शंस टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर हेल्ड एट, तो इलेक्शन जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के होते हैं वो नॉर्मल सी बात है, स्टेट है तो किस पे होगा, स्टेट लेवल पर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडक्टेड बाय ECI, तो ध्यान रखना है जहाँ पे नॉट दिख रहा है ना तो आपको गलत आंसर डालना है, ठीक है। ECI नहीं कराता, तो ECI कौन सा नहीं कराता है हमारा, इसका राइट ऑप्शन होगा पंचायत इलेक्शन। तो आप यहाँ से भी देखो, मैंने आपको बोला था ना 5 हैं हमारे, लोकसभा, राज्य, स्टेट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इसमें पंचायत नहीं आ रहा। अगर आपको ये 5 चीज़ें भी ध्यान रहेगी ना तो बाकी की चीज़ों को आप इजीली इसके ज्ञान के आधार पर भी, कि ये उसमें ये था बट इसके अंदर ये नहीं है, तो ऐसे आप उसको गैस करके भी क्या सही है क्या गलत है करके कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा आ रहा है क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टास्क ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इनमें से जो है टास्क क्या है, तो सेटिंग इलेक्शन डेट्स, हमने हमारे बुक के एक पेज में जितने भी ECI के टास्क हैं जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, अच्छे से देख लेना, तो उसमें से भी कोई भी एक आ सकता है, मैंने उसमें से सिर्फ एक लिया है, आपका कोई और भी आ सकता है। सेटिंग इलेक्शन डेट्स भी, इलेक्शन डेट इसके अंदर है, पार्टीज जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी रजिस्टर्ड करती है ना, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। क्वेश्चन 19, अलोंग विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर हाउ मेनी इलेक्शन कमिश्नर्स आर देयर, और ये भी मैंने आपको रिवीजन जो शॉर्ट वीडियो कराई थी बहुत अच्छे से मैंने आपको याद भी करवाया था, ट्रिक भी बताई थी कैसे करनी है ना। तो ये देखो इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे, अगर आपने वो बहुत अच्छे से किया है तो आपका कोई भी एक भी आंसर गलत नहीं हो सकता। तो अगर भूल गए हो तो फिर से उस वीडियो को देख लेना, मेरी शॉर्ट समरी वाली वीडियो है, ठीक है, एग्जाम वाली। तो इसके अंदर है 2 ऑफिसर सिलेक्ट कराए जाते हैं। अब देखो फिर से मैं आपसे पूछ रही हूँ CEC, तो CEC किस लेवल पर होता है, नेशनल लेवल पर होता है, ठीक है। एट द स्टेट यानी UT लेवल इलेक्शंस आर सुपरवाइज बाय, तो स्टेट लेवल पर जो है वो सुपरवाइज किसके द्वारा किए जाते हैं, तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। अगर आप इस तरह से लर्न करोगे ना तो पक्का भूलोगे अगर यहाँ से देख के कर रहे हो, बट जो तरीका टैक्टिक मैंने आपको बताई है ना मेरी उस वाली वीडियो में, वहाँ से देख के अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि बच्चों ना केवल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपके GK पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब है क्वेश्चन 21, सॉरी ये मुझे थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शन, हाँ डिस्ट्रिक्ट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शंस, तो देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो कौन होगा, इट्स वेरी सिंपल, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ही होगा, ठीक है। हु कंडक्ट्स इलेक्शंस एट द कंस्टिट्यूंसी लेवल, तो कंस्टिट्यूंसी लेवल पर कौन होता है, जो कि अलग अलग क्षेत्र के होते हैं, तो यानी कि नीचे की बात हो गई थोड़ी, तो मैंने इस तरह से आपको बताया था, तो ये होता है हमारा RO होता है, ठीक है। अब देखो जो DEO के अंदर आते हैं हमारे RO और ERO होते हैं, ठीक है। ERO क्या होते हैं हमारे, वो आगे क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, हु मैनेजेस द वोटर लिस्ट, तो वोटर लिस्ट कौन मैनेज करता है, ERO करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अब हमारा विच लेवल इंक्लूड्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, तो कौन से लेवल पे जो हमारे CEC आते हैं, ये अगर आप CEC ऐसे करके भी याद रखोगे जो मैंने ट्रिक आपको बताई थी तो आप बिल्कुल भी नहीं बोलोगे। तो अभी यहाँ पे लेवल पूछा जा रहा है और उनको 2 ऑफिसर असिस्ट करते EC, मैंने यहाँ पर भी अभी आपको बताया था, यहाँ पर भी ये ट्रिक बताई थी, तो ये हमारा कौन सा होता है, नेशनल लेवल होता है, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ ECI शो, ECI का स्ट्रक्चर क्या शो करता है हमारा, जल्दी से बताओ, इसका आंसर हमारा है A, मल्टीपल लेवल, ठीक है। ECI 3 लेवल पे तो करवाती है, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब व्हाट डज द फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर डू, फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर ये भी हमारी
एनसीईआरटी की बुक में गोल गोल से गोले बनाए हुए हैं, उसके अंदर दिया हुआ है, लास्ट के पेज से 3rd या 4th पेज है, उस पर देख लेना। फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर क्या करता है, सेकंड क्या करता है, थर्ड क्या करता है, इसको भी बहुत अच्छे से कर लेना, इसमें से शॉर्ट बनते हैं क्वेश्चंस। तो फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर क्या करता है, ये करता है वोटर की जो लिस्ट होती है उसे चेक करता है, आईडी जो होती है आपकी जो है वो और नेम जो है ये चेक करते हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द रोल ऑफ द सेकंड पोलिंग ऑफिसर। तो सेकंड पोलिंग ऑफिसर का रोल क्या होता है, गिव्स इंक एंड वोटर स्लिप। तो वो आपको इंक देते हैं, यानी कि आपके फिंगर में लगाते हैं और वोटर स्लिप आपको देते हैं। व्हाट डज द थर्ड पोलिंग ऑफिसर डू। तो थर्ड पोलिंग ऑफिसर क्या करते हैं, चेक्स फिंगर्स एंड कलेक्ट स्लिप। जब आप आगे बढ़ते हैं तो थर्ड पोलिंग ऑफिसर आपके फिंगर को चेक करते हैं कि इंक लगी हुई है, और आपको जो स्लिप जो सेकंड पोलिंग ऑफिसर ने दी होती है वो आपसे ले लेते हैं। क्वेश्चन 29, व्हाट शुड ए वोटर चेक इन वीवीपैट। तो वीवीपैट की फुल फॉर्म भी कर लेना और ईवीएम की भी फुल फैट कर लेना, इनका कार्य क्या होता है, ठीक है। 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है। और वीवीपैट का मैंने आपको बताया है, यहाँ पर हमारा होगा ये प्रिंटेड स्लिप होती है, ठीक है। व्हाट डज ईवीएम स्टैंड फॉर। देखो इन दोनों की शॉर्ट फॉर्म भी करना। तो ईवीएम का मतलब क्या होता है, तो शॉर्ट फॉर्म बहुत ज़रूरी है, तो इसका होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब है हमारा इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में पूछा गया है कि दिस इज स्टैंड फॉर। तो किस लिए स्टैंड करती है ये, इसकी फुल फॉर्म आ गई ना, पता होगी तो आप इजीली बता पाओगे, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। वीवीपैट का है, सॉरी ये, ठीक है। अब क्वेश्चन 32 है, इन विच कंट्रीज हैव इंडियाज ईवीएम्स एंड वीवीपैट बीन यूज्ड विद सपोर्ट फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हमने पढ़ा था पार्ट 1 की वीडियो में जब हम डिटेल में करते हैं, नाम्बिया एंड भूटान। क्वेश्चन 33, वाई इज वीवीपैट इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट होता है वीवीपैट, तो ये इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट प्रोवाइड्स ए बैकअप फॉर वेरिफिकेशन। हमने पढ़ा था किस तरह से ईवीएम मशीन में अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो ये एक बैकअप प्रोवाइड कराता है, एक एज अ प्रूफ के तौर पे, क्योंकि एक प्रिंटेड स्लिप निकलती है इसमें से। व्हाट इज द मॉडल, यानी एमसीसी क्या इंश्योर करता है। तो एमसीसी क्या इंश्योर करता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर करता है, ठीक है। आगे देखेंगे वट इज़ नॉट अलाउड ड्यूरिंग इलेक्शंस अकॉर्डिंग टू एमसीसी। एमसीसी के अकॉर्डिंग क्या अलाउ नहीं है, तो अनाउंसिंग न्यू स्कीम्स टू इन्फ्लुएंस वोटर्स। वोटर्स को कोई भी नई स्कीम आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं बताने की भाई जिस वजह से वो आप ही को वोट दे दे। क्वेश्चन 36 है, यूजिंग एब्यूजिव लैंग्वेज अगेंस्ट एन अपोनेंट इज अ क्या है, अब्यूजिव लैंग्वेज। अगर आप अपनी किसी जो पार्टी आपके अगेंस्ट खड़ी है उसके लिए बोलेंगे तो क्या होगा, एक वायलेंट रूल होगा, और एमसीसी ने जो रूल बनाए हैं उसके अगेंस्ट रूल ब्रेक करने वाली स्थिति होगी। 37 है, व्हेन वाज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फर्स्ट अडॉप्टेड। तो सबसे पहले इसको कब अडॉप्ट किया गया था, इसको अडॉप्ट करा था 1960 में किया था। और यदि बात करें तो ईसीआई की स्थापना कब हुई थी, 1950 में। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, 1950 मत कराना, वो हमारे ईसीआई की स्थापना हुई थी। और पहला जनरल इलेक्शन कमीशन कब हुआ था, 1952 में, ठीक है। और एमसीसी 1960 में। अब यहाँ पर है सबसे पहले भाई इसको एमसीसी को किस स्टेट ने अडॉप्ट करा था, तो ये किया था केरला ने। 39 है, व्हाट वाज वन मेजर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय टीएन शेषान। तो इन्होंने क्या किया था कि स्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑन इलेक्शन स्पेंडिंग की बहुत ज़्यादा इन्होंने रिफॉर्म्स किए थे। क्वेश्चन 40, इंडिया फॉलोज विच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी करा था, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमारा फॉलो होता है। क्वेश्चन 41, विच इलेक्ट्रल सिस्टम इज यूज इन इंडिया। कौन सा इलेक्ट्रल सिस्टम यूज होता है इंडिया में, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसमें मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको समरी वाली वीडियो कराई थी कि 50% ज़रूरी नहीं आए कि जो मोस्ट विन, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही जीत जाता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम द विनर इज द कैंडिडेट हु गेट्स, क्या बताओ इसका क्या आएगा, 42 का हमारा है गेट्स मोर देन 50% वोट। मतलब जैसे मैंने आपको एबीसी का एग्जांपल देके बताया था, ठीक है। व्हाट हैपन्स आफ्टर द वोटिंग प्रोसेस इज कंप्लीट। क्या हो जाता है जब वोटिंग प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्मेशन बिगिंस, कि भाई सरकार बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। आगे क्वेश्चन 44, हु फॉर्म्स द नेशनल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो नेशनल जो है नेशनल गवर्नमेंट इंडिया में कौन फॉर्म करती है, बताओ जल्दी से भाई। इसका सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर है द पार्टी और कॉलिएशन विद मेजॉरिटी इन लोकसभा। ऐसी पार्टी जिसने लोकसभा में मेजॉरिटी यानी कि सबसे ज़्यादा वोट से जीती हो, को या कॉलिएशन अभी मैं बता दूंगी तो फिर आंसर अगले का होगा। कॉलिएशन टर्म भी याद कर लेना क्या होती है, ठीक है। व्हाट इज ए कॉलिएशन। तो कॉलिएशन क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ
2 और मोर पार्टीज वर्किंग टुगेदर, जब एक या जैसे मान लो एक पार्टी को लगता है वो कमज़ोर है और दूसरी पार्टी भी कमज़ोर है, बट जब ये दोनों साथ मिल जाती हैं तो ये दमदार बन जाती हैं। तो एक या एक से ज़्यादा पार्टीज मिलकर क्या करती हैं, एक साथ जब हो जाती है और इनके साथ जब मेजॉरिटी आ जाती है तो उसे कॉलिएशन कहते हैं। द स्टेट, और इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको पार्ट 1 की वीडियो में दिया था, NDA, ठीक है। द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स इलेक्शंस एट, तो सीधी सी बात है, स्टेट एंड लोकल लेवल। अब है क्वेश्चन नंबर 47, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कितने बंदे चुने जाते हैं, तो 12 चुने जाते हैं, ध्यान रखना। वाई इज द राज्यसभा कॉल्ड ए परमानेंट हाउस, क्योंकि ये कभी भी क्या नहीं होती, इट इज़ नेवर डिसॉल्व्ड, ठीक है। मैं यहाँ पे आंसर मार्क कर देती हूँ, ठीक है। अब 49, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स, तो ये होता है हमारा 1/3। विच वोटिंग सिस्टम इज यूज इन राज्यसभा इलेक्शन, तो ये हमारा होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, STV, ध्यान रखना। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, इनके अंदर हमारा STV सिस्टम ही फॉलो होता है। जब आप इस तरह से करोगे तो ध्यान रहेगा, ठीक है। अब आगे देखो, सीट्स इन द राज्यसभा आर अलॉटेड बेस्ड ऑन, तो हमने पढ़ा था चैप्टर के बीच में जब मैं आपको राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में बता रही थी, डिटेल्ड वाली जो वीडियो थी पार्ट वाली, तो वो पॉपुलेशन के बेस पे होता है, जिसमें कि आपको बताया था कि यूपी में जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ की ज़्यादा है, असम की कम है तो उसमें कम है। तो हु इलेक्ट्स मोस्ट ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स, तो कौन इलेक्ट करता है राज्यसभा के मेंबर्स को, तो देखो यहाँ पे राज्यसभा के मेंबर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा ऑप्शन MLAs, ठीक है। हाउ इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड, तो अब पहले भी बताया था शॉर्ट समरी में, और उसके पीछे लॉजिक भी दिया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन वो करता है, तो 53 का हमारा आंसर होगा C, बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। तो इसका मतलब क्या होता है कि MPs और MLAs दोनों मिलकर बनाते हैं, यानी कि इसके अंदर जो है हमारी स्टेट लेवल और नेशनल लेवल दोनों की भागीदारी होती है। तो MPs हमारे नेशनल लेवल के हो गए, MLAs हमारे स्टेट लेवल के हो गए, और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, देश को रिप्रेजेंट करते हैं, पहला नागरिक होता है, इसलिए उसके इलेक्शन में इन दोनों की यानी कि बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है। अब है MPs के बारे में पूछा गया है, तो MPs के बारे में क्या होगा बताओ, यहाँ पर थोड़ा सा सोच के बताओ। 54 का हमारा आंसर है C, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। अब है विच MLAs आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज, तो कौन सा MLA जो है इलेक्टोरल कॉलेज में जो है इंक्लूड होता है। क्वेश्चन को हमेशा बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, समझना है। तो MLAs हमारे कौन से होते हैं, फ्रॉम ऑल स्टेट एंड सम यूनियन टेरिटरीज। क्वेश्चन 56, वाई इज द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यूज्ड, किस लिए यूज्ड होता है सिंगल ये वाला, तो ये होता है टू इंश्योर वाइडर रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों किसी भी पार्ट में अगर आपको लग रहा है ना कि मैं कहीं लैग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, चाहे वो राज्यसभा का इलेक्शन हो, चाहे ECI हो, चाहे STV की बात हो रही हो, वट एवर इट इज़, तो आप शॉर्ट वीडियो देख सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप डिटेल्ड वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है लिंक, या प्लेलिस्ट से भी जाके देख सकते हो, ठीक है। आगे देखेंगे, हु इज़ नॉट इन्वॉल्व इन इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखो इसके अंदर आपसे नहीं पूछा गया कि कौन नहीं है, कई बार हम जो है वो दिमाग में रख के आंसर कर देते हैं, तो इसका आंसर हमारा है C, जिसको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया हुआ है। नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं करते हैं, ठीक है, जो 12 मेंबर्स थे राज्यसभा के। 58 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। अब इसमें भी नॉट पूछा है कि कौन पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर हमारा होगा A, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 59, द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द वाइस प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ, तो जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें कौन कौन होता है, तो उसमें हमारे होते हैं इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों जो हाउसेस के जो मेंबर्स नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट है हमारे कुछ क्वेश्चंस, इसके बाद ये MCQ जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो खत्म है हमारे। विच वोटिंग सिस्टम इज़ यूज टू इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट, तो अभी बताया था आपको इन सब के इलेक्शंस में क्या यूज़ होता है, STV होता है, ठीक है। 61, व्हेन डज द वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट, कब वो वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट का रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये बहुत ज़्यादा, जब जो है प्रेसिडेंट अनेबल होता है अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में, उसकी अनुपस्थिति में, ठीक है। तो ये हमारे MCQs थे, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपकी। मुझे बताना, आप कमेंट बॉक्स में ऐसे करके लिखना MCQ इज इक्वल टू 61 आउट ऑफ जितने भी आपके आए ईमानदारी से, ठीक है। मुझे पता है बहुत अच्छे बच्चे ईमानदारी से बताओगे। अब चलो हम वन वर्ड जो शॉर्ट आंसर इंपॉर्टेंट है वो कवर करेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज, अगर वन वर्ड में आता है तो आप सिंपल से यहाँ से लिख सकते हो, द राइट ऑफ ऑल अडल्ट 18+ टू
vote. Who can vote in elections? तो every citizens of India above 18 years. What is a constituency? तो ये जितने भी मैंने बनाए ना सब इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन के हैं, बहुत ईजी है, कर लेना. एन एरिया फ्रॉम विच अ रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड. व्हाट इज अ वोटर लिस्ट? वोटर लिस्ट क्या होती है? लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स, जितने भी वोटर्स एलिजिबल होते हैं उनकी लिस्ट को वोटर लिस्ट कहा जाता है. नेम वन मेथड ऑफ इलेक्शन. कंपेनिंग का एक एग्जाम्पल पूछा जा सकता है. रैलीज हो गया, पोस्टर्स हो गया, स्पीचेस हो गया. व्हाट इज सीक्रेट बैलेट? तो ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है. वोटिंग डन प्राइवेटली विदाउट रिवीलिंग चॉइस. जैसे कि आपको पता है जब हम वोट देते हैं तो ऐसा एक होता है कवर सा, हम उसके अंदर जाकर देते हैं. आप अपने पेरेंट्स से पूछना, या आप इसका एक मैंने डिटेल पार्ट 1 की वीडियो में बताया है आपकी बुक में. सीक्रेट बैलेट का फोटो भी आप देख सकते हो कि भाई किसी को भी पता ना चले हम किसे वोट दे रहे हैं. वाई सीक्रेट बैलेट इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इंश्योर्स फ्री एंड फेयर वोटिंग. वट इज़ एन इलेक्ट्रॉल वोटिंग मशीन? बार बार आ रहा है ईवीएम के बारे में, तो आप फुल फॉर्म लिख सकते हो. अ मशीन यूज टू, पहले फुल फॉर्म लिख दोगे. अ मशीन यूज टू रिकॉर्ड वोट्स इलेक्ट्रॉनिकली, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली क्या होते हैं? वोट्स रिकॉर्ड होते हैं. क्वेश्चन 9, हु कंडक्ट्स इलेक्शंस इन इंडिया? तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल. ECI, दैट्स मीन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. क्वेश्चन 10, व्हाट इज द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है? टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. क्वेश्चन 11, व्हाट हैपन्स इफ नो पार्टी गेट्स ए मेजॉरिटी? अगर किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा? ध्यान रखना, मैंने बोला कि जैसे 3 पार्टी खड़ी हुई है इलेक्शन में, ABC, ठीक है. अब इस पार्टी को प्रॉपर वोट नहीं मिले, इसे भी नहीं मिले, इसे भी नहीं मिले, तो क्या होगा? अ कोलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म. तो इसने बोला कि भाई तू मेरे साथ मिल जा, इसने बोला तू मेरे साथ मिल जा, यानी कि अलग अलग तो स्टैंड नहीं करे. जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या हो गया? कोलिशन हो गया. और उस बेस पे दोनों के वोट मिलाकर क्या हो गए? ज़्यादा हो गए. ज़्यादा होने से क्या हो गया? उनकी क्या हो गई? एक पार्टी बन गई और वो फिर क्या हो जाएगा? अपनी गवर्नमेंट बना लेंगी, है ना. व्हाट इज़ अ कोलिशन गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय 2 और मोर पार्टीज, जैसे मैंने अभी बताया. व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द लोकसभा? लोकसभा का टर्म है 5 ईयर्स का और राज्यसभा का है 6 ईयर्स का, ठीक है. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ MCC? तो MCC का पर्पस है टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. व्हाट हैपन्स इफ MCC इज वायलेटेड? अगर वायलेटेड हो जाए तो क्या होगा? एक्शन इज टेकन बाय EC क्या है? लेगी, एक्शन लेगी. हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमीशन? कौन अपॉइंट करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. व्हाट इज लोकसभा एंड राज्यसभा? तो लोकसभा को हम लोअर हाउस के पार्लियामेंट जानते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जानते हैं. तो इनके मेंबर्स हमारे होते हैं 543 होते हैं. ये आगे नीचे तो मैं अभी आपको दिखा दूंगी. व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ और लोकसभा राज्यसभा? तो ध्यान रखना, एक तरफ हम 543 मेंबर्स जानते हैं, बट यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछी है तो 552 मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम, और राज्यसभा के होते हैं 250 मेंबर्स, ठीक है. हाउ आर लोकसभा मेंबर सेलेक्टेड? कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? बाय डायरेक्ट सिलेक्शन से. डायरेक्ट मतलब हम लोग करते हैं, नेशनल लेवल पर करते हैं, ठीक है. MP सेलेक्ट होते हैं इनसे. हाउ आर राज्यसभा मेंबर सेलेक्टेड? बाय इलेक्टेड MLAs, ठीक है. राज्यसभा के मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं? जो MLAs होते हैं, जो कि लोकसभा के इलेक्शन द्वारा आते हैं, उनके द्वारा वो होते हैं इलेक्ट. अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे हैं, ठीक है, शॉर्ट. एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. तो ये इंपॉर्टेंट है. द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. इट प्रिवेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम मिसयूजिंग गवर्नमेंट पावर एंड मेंटेन्स डिसिप्लिन ड्यूरिंग इलेक्शंस. क्वेश्चन 2, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इसके मेन फंक्शन क्या है? इट कंडक्ट्स इलेक्शन, इलेक्शन कंडक्ट कराना, वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करना, इंश्योर करना कि MCC के जो भी भाई रूल हैं कि कोई किसी को अपोजिशन पार्टी को भाई गंदी लैंग्वेज में बात नहीं करेगा, ब्राइब नहीं देगा, इस तरह के जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सारे इंश्योर करना. इट ऑल्सो मॉनिटर्स इलेक्शन कंपेन्स, कंपेनिंग कैसे हो रही है उसे भी मॉनिटर करना, कहीं अनैतिक पूर्ण व्यवहार तो नहीं हो रहा. हाउ आर लोकसभा इलेक्शन कंडक्टेड? ये कैसे होते हैं लोकसभा के इलेक्शन? तो मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी. जैसे मैंने बताया कि डायरेक्टली हम लोग वोट देते हैं. द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट वोट्स विन्स द सीट. तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उनको वो विन हो जाता है. हाउ आर राज्यसभा मेंबर्स इलेक्टेड? राज्यसभा के कैसे इलेक्ट होते हैं? तो दे आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है. तो जिनको हमने चुना है उनके द्वारा जो है राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं सिलेक्ट किए जाते हैं नहीं MLAs द्वारा. तो द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज यूज. प्रोपोर्शनल मतलब कि भाई
यहाँ पर जिसके स्टेट वाइज जो है जितनी भी हमारी जो राज्यसभाएं होती हैं उसके अकॉर्डिंगली होता है, पॉपुलेशन के आधार पर भी होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि यूपी की ज़्यादा है, जहाँ की कम है, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वाई इज राज्यसभा कॉल्ड ए परमानेंट हाउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नेवर डिसॉल्व, आप लिखोगे राज्यसभा कॉल्ड ए परमानेंट हाउस बिकॉज इट इज़ नेवर डिसॉल्व एंड 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में रिटायर होते हैं। दिस इंश्योर कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस, जिसकी वजह से ताकि इंश्योर हो सके कि गवर्नेंस में जो है कंटिन्यूटी है। एक्सप्लेन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जितने भी इलेक्शन प्रोसेस हैं, चाहे आपके लोकसभा, राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये चारों इंपॉर्टेंट है, कोई एक इसमें से 100% आएगा आपका। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज, द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज यूज, ये ध्यान रखना, ये ज़रूर डालना कि इसमें जो है सिलेक्शन ऑफ जो सिस्टम है वो कौन सा है, एसटीवी यूज होता है, ठीक है। What is the role of the vice president in India? The vice president acts as a chairman of the Rajya Sabha. She presides over its meeting. ठीक है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का एक क्या होता है, चेयरमैन होता है, और वो अपनी जितनी भी राज्यसभा की मीटिंग्स होते हैं उनको अटेंड करता है। और ध्यान रखना कि वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के एब्सेंस में जो है उनका कार्यभार भी संभालता है, ठीक है। तो हाउ इज़ अ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड, अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये कैसे इलेक्ट होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के मेंबर्स द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, एमपीज द्वारा होते हैं, ठीक है। द सिस्टम एमपीज नहीं, एमएलएस द्वारा, ठीक है। और जबकि वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो इसमें एमपीज एमएलएस दोनों आते हैं। द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज फॉलोड, तो इसमें भी वही चीज़ प्रोपोर्शनल वाली फॉलो होती है। आगे देखेंगे अब हम हमारे यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है। वाई सीक्रेट बैलेट इंपॉर्टेंट इन इलेक्शन, क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज इट अलाउस वोटर्स टू वोट फ्रीली विदाउट फियर और प्रेशर, कि वोटर्स जो है भाई बिना किसी डर के जो है, बिना किसी प्रेशर के जो है वोट दे सके। इट इंश्योर्स फेयरनेस एंड ऑनेस्टी इन इलेक्शन, ताकि इलेक्शंस में फेयरनेस आए, ऑनेस्टी आए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तो क्यों ज़रूरी है? दे इंश्योर दैट द गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट्स द विल ऑफ द पीपल, ताकि लोगों की इच्छा क्या है गवर्नमेंट को ये पता चले। दिस स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, जिससे डेमोक्रेसी को जो है बल मिले। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो अपोजिशन पार्टी होती है उसका क्या रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपोजिशन क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट एंड कीप्स अ चेक ऑन इट्स एक्शंस एंड इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी, यानी कि मान लो अगर एक पार्टी अपना काम कर रही है, जनता को अगर वो किसी भी तरीके से बेवकूफ़ बना रही है अपने स्टेटमेंट के थ्रू, बट ऑपोजिशन को पता है डीप में कि वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या होना चाहिए था, तो वो जो संसद, आपको पता है कि एक संसद टीवी चैनल भी आता है दूरदर्शन का, उसके ऊपर लोकसभा राज्यसभा लाइव होते हैं, आप वो भी देख सकते हो सारे मूवमेंट। तो उसमें ऑपोजिशन पार्टी क्वेश्चन करती है कि आपने ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं करी, ऐसा होना चाहिए था। तो इससे उनकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है, जो जवाबदेही होती है जनता के प्रति, वो दिखती है कि वो भाई, जैसे हम कई बार कई रील्स में भी देखते हैं ना मीडिया में, कि भाई दूसरी पार्टी, विनिंग पार्टी जिसकी जो भी सत्ता में से क्वेश्चंस कर रही है कि आपने इस चीज़ के लिए क्या किया, तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। व्हाट हैपन्स इफ नो पार्टी गेट्स ए मेजॉरिटी इन लोकसभा, क्या होगा अगर लोकसभा में किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली? तो फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है जो मैंने वेरी शॉर्ट में दिया था। अ कोलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर पार्टीज, दे वर्क टुगेदर टू रन द गवर्नमेंट, एक से ज़्यादा पार्टी मिलकर फिर क्या करेंगी, एक पार्टी बना लेंगी और फिर मिलकर वो गवर्नमेंट बनाएंगी। हाउ डू इलेक्शन स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, इलेक्शन कैसे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं? तो इलेक्शंस गिव पावर टू द पीपल टू चूज लीडर्स, अपना हम लीडर चूज करते हैं। दे इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, इससे पब्लिक का पार्टिसिपेशन होता है, और वो जिन लीडर्स को हमने चुना है वो अपनी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही दिखाते हैं कि भाई हम काम, जिस काम के लिए आपने हमें चुना है हम वो कर रहे हैं, ठीक से नहीं कर रहे हैं, है ना। नहीं कर रहे हैं तो अगले 5 साल के बाद हम उन्हें चेंज कर देते हैं, ठीक से कर रहे होते हैं तो हम दोबारा उनको चूज़ कर लेते हैं। अब व्हाट इज़ द फर्स्ट पास द पोस्ट, FPTP इलेक्ट्रल सिस्टम, तो इन द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम द कैंडिडेट हु गेट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ द वोट्स इन अ कंस्टिट्यूएंसी विंस द इलेक्शन, जिसको सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो जीत जाता है। इट डज नॉट रिक्वायर ए मेजॉरिटी मोर देन 50%, इवन 1 वोट मोर देन अदर इज इनफ टू विन, ज़रूरी नहीं है कि 50% मिले हैं। मान लो कि अगर ए को मिल गए हैं 12 और बी को मिले हैं 11, अगर एक वोट भी उसका उससे ज़्यादा है तो भी वो पार्टी क्या है, जीत जाएगी। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन MP एंड MLA, तो
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि MP इज इलेक्टेड टू द नेशनल पार्लियामेंट एंड मेक्स लॉज फॉर द होल कंट्री। तो ये नेशनल यानी जो लोकसभा के चुनाव होते हैं ना, उसमें MP सेलेक्ट होते हैं और ये पूरे देश के मुद्दों के लिए जो है कानून बनाते हैं, समस्या पे विचार करते हैं। जबकि एन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी MLA इज इलेक्टेड टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेक्स लॉज फॉर द पर्टिकुलर स्टेट। तो ये है स्टेट लेवल पे जो हम चूज करते हैं वो MLAs होते हैं और वो अपने पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ही जो है लॉज बनाएंगे या जो भी है अपने मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो व्हाट इज वीवीपैट, हाउ डज वीवीपैट हेल्प वोटर्स? तो वीवीपैट वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, तो इसकी फुल फॉर्म जरूर कर लेना। EVM की भी इज अ सिस्टम अटैच टू EVMs, इट अलाउज वोटर्स टू वेरीफाई देयर वोट थ्रू अ प्रिंटेड स्लिप। ठीक है, तो इसके साथ ये एक EVM मशीन से अटैच होता है, ये वोटर्स को वेरीफाई करने में मदद करता है एक प्रिंटेड स्लिप के थ्रू। कि जैसे ही EVM मशीन पे हम क्या करते हैं, EVM मशीन पे जैसे ही जो है वोटर ने जैसे बटन दबाया, मान लो कि उसको जिसको भी वोट देना उसने बटन प्रेस करा, तो साथ में जो वीवीपैट मशीन होती है उससे ना एक स्लिप निकल कर आती है बाहर। ठीक है, तो उससे वो जिसको वोट दिया है ना उसी का ही चुनाव चिन्ह उसके ऊपर बना होता है, उससे वो इंश्योर हो जाता है कि उसने सही वोट दिया है ना। तो इस तरह से ये अश्योर करती है वोटर को। दिस इंक्रीजेस ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट इन द इलेक्शन प्रोसेस। इससे इलेक्शन प्रोसेस में क्या है, वोटर को ट्रस्ट होता है कि उसने सही दिया है। व्हाट इज एन EVM, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ यूजिंग EVM? तो EVM क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है? देन EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इज अ डिवाइस, एक डिवाइस होता है यूज टू रिकॉर्ड वोट्स इलेक्ट्रॉनिकली इन इलेक्शंस। ठीक है, वोट्स को इलेक्ट्रॉनिकली की तरीके से जो है रिकॉर्ड किया जाता है। इट रिप्लेसेस बैलेट पेपर्स एंड इंश्योर्स फास्टर एंड एक्यूरेट काउंटिंग। तो पहले पता है ना कि बैलेट पेपर्स को रिप्लेस किया, मतलब उतना ज़्यादा पेपर यूज़ होता था पहले। अब इससे क्या होता है, फास्टर भी हो जाती है वोटिंग और एक्यूरेट भी होती है, मतलब गलती की संभावना ही नहीं है। EVM रिड्यूस एरर्स एंड स्पीड अप वोट काउंटिंग। तो EVM जो है एरर्स को भी रिड्यूस करती है और वोट की काउंटिंग को भी स्पीड अप करती है। दे ऑल्सो प्रिवेंट इनवैलिड वोट्स एंड सेव पेपर। तो ये इनवैलिड वोट्स को भी क्या करती है, प्रिवेंट करती है और पेपर को भी बचाती है। और एक चीज़ और, EVM मशीन में अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो वीवीपैट द्वारा जो है जो हार्ड स्लिप निकलती है उससे भी शॉर्टी मिल जाती है, कोई गड़बड़ की संभावना नहीं रहती है। अब यहाँ पर मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करा रही हूँ, बहुत ध्यान से करना। केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में। तो केस जैसे मान लो आपको एक सिचुएशन दे दी गई कि भाई ड्यूरिंग इलेक्शन से रूलिंग पार्टी अनाउंसेस अ न्यू स्कीम एंड यूजेस गवर्नमेंट व्हीकल्स फॉर कैंपेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके कन्वीनियंट के लिए डाल दिया ताकि आप लॉजिक लगा सको, बट पेपर में नहीं दिया जाएगा। आप थोड़ा वहाँ ध्यान देना है कि किस बेस पे है। तो केस बेस्ड क्वेश्चंस में होगा कि भाई जो MCC है, तो रूलिंग पार्टी ने अनाउंस कर दी नई स्कीम गवर्नमेंट को व्हीकल कंपेनिंग, मतलब जो भी है अपनी कंपेनिंग के दौरान अनाउंस कर दिया। तो फिर क्या होगा, उस बेस पे क्वेश्चन पूछा, आइडेंटिफाई द रूल बीइंग वायलेटेड एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो आप बताओ कौन सा रूल टूटा है, क्यों इंपॉर्टेंट था? तो हम बताएंगे कि दिस वायलेट्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी MCC प्रिवेंट्स मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज एंड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल पार्टीज मेंटेनिंग फेयर इलेक्शंस। की भाई MCC प्रिवेंट करती है कि गवर्नमेंट के जितने भी रिसोर्स है ना उनका जो है मिसयूज़ ना हो और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सभी पार्टीज़ को। कि भाई ऐसा नहीं कि एक पार्टी तो हर चीज़ का यूज़ कर रही है, रूल को ब्रेक कर रही है, दूसरी कर रही है, तो ऐसे फेयर इलेक्शन थोड़ी होगा, सभी को करना पड़ेगा, है ना। सेकंड है, आप देखो केस बेस्ड क्वेश्चन पे जो ECI से संबंधित है। या कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूट्स मनी टू वोटर्स टू इन्फ्लुएंस वोटिंग। कि भाई उसने पैसे बांट दिए, कि भाई मैं 500 की गड्डियाँ दे दी उनको कि भाई ये मुझे वोट दे देगा, मैं पैसे बांटूंगा, तो है ना। तो इस बेस पे आपसे पूछा जा रहा है व्हाट एक्शन कैन बी इलेक्शन कमीशन टेक एंड व्हाई, कौन सा एक्शन लेगा और क्यों? तो इलेक्शन कमीशन कैन कैंसिल द कैंडिडेट्स नॉमिनेशन और टेक लीगल एक्शन। एक तो उसको रजिस्टर्ड पार्टी को कैंसिल कर देगा नॉमिनेशन उसका, कि भाई अब तुम चुनाव में खड़े नहीं हो सकते क्योंकि तुमने जो है ये रूल ब्रेक कर दिया, और लीगल एक्शन उस पर लिया जाएगा। दिस इज डन टू इंश्योर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस एंड प्रिवेंट करप्शन, ताकि भाई करप्शन से बचाव हो सके। सबको एक मैसेज जाएगा कि भाई सभी फेयर तरीके से कर रहे हैं इलेक्शन को, तो आपको भी करना चाहिए था। क्वेश्चन 3 है एप्लीकेशन FPTP सिस्टम के बेस पर है। ठीक है, इन ए कंस्टिट्यूंसी, एक कंस्टिट्यूंसी में कैंडिडेट A गेट्स 40%, A को 40% वोट मिले, B को 35 और C को 25। तो हु विल एंड वाई, तो इसके अंदर वही वाली चीज़ यूज़ करना आप जो मैंने अभी आपको पीछे कराई है। तो कैंडिडेट A विल विन बिकॉज ही शी हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट। ठीक है, क्योंकि इसको भाई सबसे ज़्यादा वोट मिले। इन द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मेजोरिटी इज नॉट रिक्वायर्ड, मेजोरिटी रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है, अब एक केस बेस का चौथा जो कि कोलिशन गवर्नमेंट के बेस पर है। नो पार्टी गेट्स ए मेजोरिटी इन लोकसभा इलेक्शंस। आपको एक सिचुएशन दे दी कि भाई लोकसभा इलेक्शन हुए,
उसके अंदर जितने भी उम्मीदवार खड़े थे ना, किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली, मतलब सबको अच्छे वोट नहीं मिले। तो फिर क्या होगा, उस बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड, किस तरह की गवर्नमेंट बनेगी, और एक्सप्लेन, ब्रीफली एक्सप्लेन करो। तो आप बोलोगे कोलिएशन गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड। हमने जाना था कि कोलिएशन गवर्नमेंट में कैसे, जब एक पार्टी कमज़ोर है, दूसरी भी कमज़ोर है, तीसरी को भी नहीं मिले, तो क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में थोड़ी बहुत बनती है, दोनों ने बोला चलो मिल लेते हैं, मेजॉरिटी बन गई। तो अब ये दो मिलकर एक पार्टी बन गई, तो टू और मोर पार्टीज, एक से ज़्यादा भी बन सकती हैं, ये भी आ गई, टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड शेयर पावर, और फिर पावर इनके बीच में क्या होगी, शेयर होगी। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट, ये किसके, राज्यसभा के बेस के ऊपर है। स्टूडेंट सेज राज्यसभा कैन बी डिसॉल्व लाइक लोकसभा, कि भाई राज्यसभा भी डिसॉल्व हो सकती है, जबकि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, स्थगित नहीं होती, क्योंकि परमानेंट हाउस होती है, कि लोकसभा की तरह हो सकती है। तो इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। तो नो, द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हम जानते हैं क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है एंड इज नेवर डिसॉल्व, कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता, ओनली 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years, क्योंकि इसके 1/3 मेंबर होता है, जबकि लोकसभा में क्या होता है, हर 5 साल में पूरे मेंबर्स को, मतलब हम अपने लोगों को जो है, मतलब खुद दोबारा इलेक्ट करते हैं, कि हमें नहीं पसंद आई भाई वो गवर्नमेंट, तो हम 5 साल में चेंज कर देते हैं, सभी मंत्री चेंज हो जाते हैं, है ना। जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। अब एप्लीकेशन का हमारा 6 क्वेश्चन है, जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है। वाई आर कॉमन सिटीजन्स नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में जो है कॉमन, हम लोग क्यों नहीं, मतलब उनको इलेक्ट करते। तो द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज। तो जो एमपीज यानी कि जो लोकसभा के चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, और एमएलएज जो स्टेट लेजिस्लेटिव के चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, वो इलेक्ट करते हैं। तो दिस इंश्योर्स बैलेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ पीपल एंड स्टेट। तो इससे पता चलता है कि भाई जो स्टेट लेवल पर और जो नेशनल लेवल पर लोगों ने जिन एमपीज को, एमएलएज को चुना, वो एमपीज एमएलएज ही तो अपनी चॉइस दे रहे हैं ना, एक तरह से हम लोग ही इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से उसको चूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो एक तरह से स्टेट और नेशनल लेवल दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके द्वारा, एमपीज और एमएलएस द्वारा। अब वीवीपैट के ऊपर है, ठीक है। अ वोटर क्लेम्स दैट द वोट रिकॉर्डेड इन ईवीएम इज इनकरेक्ट। वो कह रहा है भाई ईवीएम में जो मैंने वोट दिया वो इनकरेक्ट है, जो भी हो रहा है। तो हाउ कैन दिस इशू बी वेरीफाइड, कैसे वेरीफाई हो गया इशू, तो इट कैन बी वेरीफाइड यूजिंग वीवीपैट स्लिप। वीवीपैट स्लिप भाई, जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक बटन प्रेस करो तो साइड में से वीवीपैट मशीन से एक स्लिप भी निकलता है, इससे भाई उसको पता चल जाता है मैंने जो बटन दबाया था वही स्लिप निकला है। तो दिस स्लिप प्रोवाइड्स अ फिजिकल रिकॉर्ड ऑफ वोट्स दैट कैन बी चेक्ड फॉर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के लिए उसको कंफर्म हो जाएगा, फिर तो भाई वो बोल ही नहीं सकता मैंने बटन को ही दबाया था निकला कुछ, है ना। तो अब एनालिटिकल, जो कि अपोजिशन के रोल के बेस पर है। व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो अपोजिशन इन द पार्लियामेंट। अगर भाई पार्लियामेंट में कोई अपोजिशन पार्टी नहीं होगी क्वेश्चन करने के लिए उनके काम कि वो ठीक करें या नहीं, तो क्या होगा। तो हम बोलेंगे विदाउट अपोजिशन द गवर्नमेंट में मिस यूज पावर। मिस यूज करेगी भाई, जब तुमसे कोई क्वेश्चन करने वाला ही नहीं होगा कि तुम जो काम कर रहे हो कैसे भी कर रहे हो, कोई पूछने वाला ही नहीं है, तो हम मिस यूज ही तो करेंगे ना पावर का। अपोजिशन इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड चेक्स द एक्शंस ऑफ द रूलिंग पार्टी। तो अपोजिशन उनसे जवाबदेही मांगती कि भाई ये जो पर्टिकुलर काम था, आपने तो अपने मैनिफेस्ट में ये सब बोला था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अब क्यों नहीं हो रहा, जवाब दो। तो इस तरह से। अब क्वेश्चन 9 है ईवीएम रिलायबिलिटी के ऊपर, कि समवन क्लेम्स दैट ईवीएम कैन बी हैक थ्रू द इंटरनेट, कि भाई इंटरनेट से ईवीएम मशीन को हैक कर लिया गया है। तो इवेल्यूएट दिस स्टेटमेंट। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है क्योंकि ईवीएम आर स्टैंड अलोन मशीन्स एंड आर नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट, क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं होती है, मेकिंग हैकिंग डिफिकल्ट। तो हैक होने का संभावना ही नहीं होती है इसमें। क्वेश्चन 10, अ सिटीजन, किसके बेस पे, वोटिंग इंपॉर्टेंस के बेस पे है। अ सिटीजन डिसाइड्स नॉट टू वोट सेइंग वन वोट डज नॉट मैटर। भाई एक सिटीजन कह रहा है मैं क्या करूँगा वोट दे के, खाली मेरे वोट देने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, चलो मैं तो नहीं जा रहा वोट करने, ऐसे ही हर कोई सोचता होगा। तो व्हाट वुड यू से टू कन्विंस देम, आप क्या कहोगे ऐसे जब कोई आपके सामने करेगा। तो हम बोलेंगे दैट एवरी वोट काउंट्स इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हर एक सिंगल वोट काउंट होता है एंड कैन इन्फ्लुएंस द रिजल्ट, और रिजल्ट को प्रभावित करता है। भाई हर कोई ऐसे सोच रखे तो बिल्कुल रिजल्ट प्रभावित होगा। वोटिंग इज बोथ अ राइट एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन। वोटिंग एक जो है, एक सिटीजन का राइट तो होने के साथ साथ एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना। जैसे मैंने आपको बताया, एक पार्टी को कम वोट मिला, दूसरी को भी मिला, तो क्या मिल करेंगी। अब मान लो इस पार्टी को कोई पसंद नहीं करता तो कोई इसे नहीं करता था, फिर क्या वोट कम मिलेगा, तो दोनों मिलके कोलिएशन करके अगर गवर्नमेंट बना ली, तो सोच लो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे फिर हमें आगे। अब देखो क्वेश्चन 11 है एमएलएज और एमपीज के बेस पर। अ पर्सन अप्रोचेस एन एमएलए टू सॉल्व ए नेशनल लेवल इशू। तो एक पर्सन को अप्रोच किया गया
एमएलए को एक नेशनल लेवल इशू को सॉल्व करने के लिए। तो क्या ये अप्रोप्रिएट है? एक्सप्लेन करो। नहीं, नो इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, क्योंकि भाई एमएलए तो स्टेट लेवल पे होता है ना। नेशनल इश्यूज आर हैंडल्ड बाय एमपीज वाइल एमएलएस डील विद द स्टेट लेवल मैटर्स। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एप्लीकेशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बेस के ऊपर है कुछ क्वेश्चन हमारे कंपिटेंसी बेस्ड के, कि व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट दैट इलेक्शंस आर कंडक्टेड फेयरली। क्यों ज़रूरी है कि इलेक्शन जो है फेयरली कंडक्ट होने चाहिए? तो फेयर इलेक्शंस इंश्योर दैट द गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट्स द विल ऑफ द पीपल, क्योंकि भाई जब फेयरली होंगे इलेक्शन तभी तो पता चलेगा ना लोगों की इच्छा क्या है। दिस स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एंड बिल्ड ट्रस्ट, जिससे क्या होगा, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। अब मैं असर्शन रीजन के क्वेश्चंस करा रही हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। मैंने सभी के लिए ना यही वाली स्टेटमेंट रखी है, तो आप हर एक क्वेश्चन के लिए इसी को ध्यान में रखना। ठीक है, पहली स्टेटमेंट कह रही है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कोई भी क्वेश्चन होगा सबके लिए ये है। ठीक है, तो मैं एक पहले कर रही हूँ, बाकी का आप खुद करना। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई जो ध्यान से करना, ये मैं आपको एक तरीके से यहाँ पे तरीका भी बताऊंगी कि आपको असर्शन रीजनिंग बेस्ड वाले क्वेश्चंस जो हैं किस तरह से अटेंड भी करने हैं। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कई बार ना बच्चों को समझने में प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको ये अटेंड कैसे करने हैं, और इस वजह से वो ठीक से सोच नहीं पाते और उनका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसमें थोड़ा सा ना आपको अपना दिमाग लगाना है, सोचना है। पहले देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, आपको वो बोल रहा है एजर्शन में कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इनडायरेक्टली अपॉइंट होता है। ठीक है, इसके इस कथन के लिए वो कारण क्या दे रहा है कि द इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलए, क्योंकि भाई जो है जो ये इलेक्शन होता है ना वो एमपी और एमएलए द्वारा जो है, ये दोनों जो है इनको चूज करते हैं। ठीक है, फिर से सुनो बात को, फिर से समझो। स्टेटमेंट में बोला जा रहा है जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली चूज किया जाता है, यानी कि हमारे द्वारा नहीं किया जाता। तो इस बात के लिए रीज़न दिया जा रहा है कि इलेक्शन जो है एमपीज और एमएलएस के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट। तो अब इस बेस पे आपको ये 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। कैसे? वो कह रहे हैं कि अब आपको अगर लग रहा है कि दोनों सही है, कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही है और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि जो भाई ये वाला पॉइंट है ना ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, फिर तो आप ऑप्शन ए को टिक कर दो। बट अगर आपको लग रहा है ए और आर दोनों सही तो लग रहे हैं, बट ये जो ये वाली एक्सप्लेनेशन है ना वो ए से मैच नहीं खा रही, तो आप बी को करोगे। बट अगर आपको लग रहा है कि ए सही है पर आर गलत है तो सी को, और अगर आपको लग रहा है ए गलत है और आर सही है तो सी को। ठीक है, तो चलो अब इसको लॉजिक कैसे लगाएंगे हम। जैसे हम सभी जानते हैं बच्चों की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, यानी कि हम नहीं करते और वो पूरे देश का पहला नागरिक होता है। तो इसमें स्टेट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है यानी एमपी एमएलए द्वारा होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा, दोनों की भागीदारी होती है। तो दोनों यानी बोथ ए आर ट्रू है और आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आंसर साथ साथ लिखती जाऊंगी तो आप इसको नोट कर लेना। तो इसका आंसर हमारा राइट होगा ए। ठीक है, अब सेकंड है, अब इसी तरह से आपको करना है, पॉज करके अब आप गैस करो, मैं सीधा आंसर बताऊंगी। ठीक है, कॉमन सिटीजन डू नॉट डायरेक्टली वोट फॉर द प्रेसिडेंट। जो कॉमन सिटीजन होते हैं ना, हम जैसे लोग, वो डायरेक्टली वोट नहीं कर सकते प्रेसिडेंट को। इसके लिए वो रीज़न क्या दे रहा है कि इंडिया फॉलो है पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्योंकि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो हो रहा है। तो अब इसका आंसर क्या है, गेस करो फटाफट। इसका आंसर हमारा होगा बी। बी क्यों होगा, मैं यहाँ आंसर साथ साथ लिख रही हूँ, क्योंकि देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम में फॉलो होता है, ठीक है, बट कॉमन सिटीजन हम नहीं करते प्रेसिडेंट को। तो ऊपर करा तो है ना भाई हमने, एमपी और एमएलए करते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो ठीक है, बट ये इसकी ट्रू एक्सप्लेनेशन नहीं है। बात ये सही कह रहा है ए में, बट आर इसकी ट्रू एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। थर्ड है, इन द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, अ कैंडिडेट मस्ट गेट मोर देन 50% वोट्स टू विन। कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जो है वो कैंडिडेट जीतता है जिसके 50% से ज़्यादा वोट होते हैं। तो इसके लिए रीज़न दे रहे हैं, द कैंडिडेट विद द हाइएस्ट वोट्स विन, जिसके सबसे ज़्यादा वोट्स होंगे वो क्या होगा, विन हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा सही क्या होगा, इसका आंसर हमारा होगा डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए गलत है भाई और आर ट्रू है। देखो इधर फिर से 50% वोट आए, 50% वोट आए, ये ज़रूरी थोड़ी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कितनी बार शॉर्ट वीडियो में बताया, समरी वीडियो में बताया कि भाई ए बी सी मिलकर, ए बी सी
अब इसके मान लो 14 आ गए, इसके 10 आ गए, इसके 8 आ गए, तो वो यही तो कह रहा है कि द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट वोट विन, जिसके सबसे ज़्यादा आएंगे भाई वो जीतेगा। ये थोड़ी है कि जिसके 50% आए हैं। अब इसके तो 50% आए ही नहीं है देखा जाए तो। जितने अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल 20 लोगों ने भी वोट डाले तो 20 का सॉरी मान लो 30 लोगों ने वोट डाले, 30 का आधा 15 हुआ, 50% तो हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए गलत है, आर जो है सही है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है, रुको मैं इसे इरेज कर देती हूँ। अब देखो यहाँ पे डी वाला, वीवीपैट इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शन, तो वीवीपैट जो है ट्रांसपेरेंसी करती है इलेक्शंस में। और आर इसके पीछे रीजन दे रहे हैं, रीजन की इट अलाउज वोटर्स टू वेरीफाई देयर वोट थ्रू अ पेपर स्लिप। तो इससे भाई ये जो है वोटर्स क्या कर सकते हैं, पेपर स्लिप के थ्रू अपने वोट्स को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा ए होगा। क्योंकि भाई ये फटाफट आंसर नोट कर लो क्योंकि मैं इरेज करूंगी। सही तो दे रहा है, ट्रांसपेरेंसी कर रहा है क्योंकि बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर इसकी क्या है, सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, आगे देखेंगे। द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम कर सकता है। रीजन दिया जा रहा है ही शी परफॉर्म ड्यूटीज इफ द प्रेसिडेंट इज एब्सेंट, अगर भाई वो एब्सेंट होगा। तो हमने तो यही तो पढ़ा है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा इसका भी क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ये उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन 6 हमारा, राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय सिटीजन्स डायरेक्टली। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली सिटीजन द्वारा यानी कि हम लोग चुनते हैं। इसके पीछे रीजन दे रहे हैं, दे आर इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स। इसके पीछे रीजन दे रहे हैं कि भाई वो एमएलए द्वारा जो है चुने जाते हैं। तो देखो थोड़ा सा ध्यान करो इसके अंदर क्या हो रहा है। इसके अंदर इसका आंसर हमारा होगा डी। क्यों डी होगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है, हम लोग थोड़ी चूज करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, तो भाई एमपी से सिलेक्ट करते हैं ना। ठीक है, 7 देखो, ऑपोजिशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पार्लियामेंट। ऑपोजिशन जो है पार्लियामेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इट सपोर्ट ऑल डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के सारे डिसीजन को सपोर्ट करता है। सोच के देखो अब इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर हमारा होगा भैया सी। क्यों, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, नहीं करता भाई, सारे डिसीजन को सपोर्ट थोड़ी करेगा वो, तो भाई रूलिंग पार्टी से क्वेश्चन करेगा ना, अपनी अकाउंटेबिलिटी दिखाओ भाई ये काम क्यों नहीं हुआ। ठीक है, क्वेश्चन 8, राज्यसभा कैन बी डिसॉल्व एनी टाइम। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व हो सकती है और इसके लिए रीजन दिया जा रहा है क्योंकि ये परमानेंट हाउस है। तो देखो दोनों ही बातें एक दूसरे के लिए क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट हैं, अलग है। परमानेंट भी और डिसॉल्व भी हो सकती है कभी भी। तो भाई इसका आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा। डी क्यों होगा, क्योंकि ए गलत है, आर ट्रू है। ये तो एक परमानेंट हाउस है, डिसॉल्व थोड़ी हो सकती है, तो ये गलत है। 9 देखो, वोटिंग इज ए फंडामेंटल राइट इन इंडिया। वोटिंग जो फंडामेंटल राइट है इंडिया में। ठीक है, इट अलाउ सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी। तो ये लोगों को अलाउ करती है डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसका हमारा राइट क्या होगा, सोचो फटाफट से। इसमें फर्स्ट मत जाना, मैं पहले आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ। इसका आंसर हमारा होगा बी। बी क्यों होगा, ध्यान से पढ़ो। बी क्या कहता है, बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये दोनों बातें अपनी जगह ठीक है, बट अगर बात करें तो ये जो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। भाई वोटिंग फंडामेंटल राइट ठीक है, बट ये बात जो आर से को रिलेट नहीं कर रही है, ये लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए डेमोक्रेसी में करती है। दोनों बातें अलग अलग देखे तो सही है बट इंटर रिलेटेड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 10, कोलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड व्हेन वन पार्टी गेट्स फुल मेजोरिटी। कोलिशन गवर्नमेंट तब बनती है जब एक पार्टी को जो है फुल मेजोरिटी मिल जाती है। ध्यान से समझना स्टेटमेंट। इसके पीछे रीजन दिया जा रहा है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन नो पार्टी गेट्स मेजोरिटी। ये तब बनती है जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती। तो सोचो इसका आंसर क्या होगा, दिमाग लगाओ, अब दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। इसका आंसर होगा हमारा डी। डी क्यों होगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। भाई ध्यान से पढ़ो ना, ए फॉल्स क्यों है। कोलिशन गवर्नमेंट कब बनती है हमारी, जब एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, तभी तो भाई वो दूसरी के साथ मिल रही है ना। बट इसमें क्या कह रहा है, व्हेन वन पार्टी गेट्स फुल मेजोरिटी। फुल मेजोरिटी मिल जाएगी तो वो कोलिशन ही क्यों करेगी। और इसके पीछे रीजन में क्या है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन नो पार्टी गेट्स। भाई बिल्कुल, जब एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रही वो तभी तो दूसरे से मिलकर आपस में मिलकर करेंगी ना। तो डी सही है यहाँ पर, यानी कि ए गलत है और आर ट्रू है। ठीक है, तो पॉज करके अपने आंसर्स को गैस कर लो। और इसमें जितने भी बच्चों के गलत हुए हैं आंसर सबसे ज़्यादा, यानी 10 क्वेश्चन में से अगर किसी के 5 आए हैं तो 100 है। अगर 7-8 वाले हैं तो समझ लो यार गुड गोइंग। बट अगर उससे भी नीचे हैं तो बेटा मैं फिर से कह रही हूँ, पार्ट 1-2 की वीडियो देखो, मेरी समरी वाली वीडियो देखो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वीक है इसका मतलब। ठीक है, हर चीज़ रटाफिकेशन पे नहीं चलेगी, इसमें रटाफिकेशन। तो बात को समझ लो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, वीडियो को 1-2 बार देख लो। आगे देखेंगे अब हम
हमारे कुछ लास्ट है, अब ये खत्म है, लॉन्ग क्वेश्चन जो आ सकते हैं इससे कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्टिंग इलेक्शंस। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री। इट प्रिपेयर्स वोटर लिस्ट प्रिपेयर करना, सुपरवाइज इलेक्शन करती हैं, इट एंड इंश्योर्स दैट रूल लाइक द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आर फॉलोड। तो भाई वो इंश्योर करती है कि एमसीसी के रूल भी फॉलो। इट ऑल्सो मॉनिटर्स कंपेन्स एंड टेक एक्शन अगेंस्ट वायलेशंस। तो ये मॉनिटर भी करती है कि भाई सारी चीज़ कंपेन में प्रॉपरली चले, अगर कुछ रूल को ब्रेक करते हैं तो क्या करते हैं, एक्शंस भी लिए जाते हैं। दिस हेल्प्स मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में एक ट्रांसपेरेंसी हो कि भाई हर चीज़ फेयर और तरीके से हो रही है, इसलिए। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो the president is elected indirectly by an electoral collage consisting of elected MPs and MLAs। तो indirectly तरीके से ही अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जो कि MPs और MLA द्वारा होते हैं। The election is held using proportional representation by the single transferable vote system। Each vote has a value to ensure balance between the states। ये वैल्यू इसलिए की जाती है ताकि भाई जो दोनों जो एमपीज और एमएलएस जो मतलब दोनों स्टेट्स होते हैं उनमें एक बैलेंस हो सके। दिस सिस्टम इंश्योर्स फेयर रिप्रेजेंटेशन, ताकि फेयर रिप्रेजेंटेशन जो है वो शो हो सके। एक्सप्लेन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो द वाइस प्रेसिडेंट इज सिलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो बोथ हाउसेस होते हैं यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, उसके द्वारा होते हैं। द इलेक्शन फॉलोज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि इसमें भी एसटीवी फॉलो होता है। अनलाइक द प्रेसिडेंट इलेक्शन, जैसे कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में होता है तो उसमें एमएलएस डू नॉट पार्टिसिपेट। इसमें क्या है, एमएलएस पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो इसमें क्या है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन के थ्रू जो है वो करते हैं। सॉरी, इसके अंदर जो है ना एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे गलत है, डू नॉट नहीं आएगा इसमें, तो एमएलएस पार्टिसिपेट करते हैं, एमएलएस पार्टिसिपेट आएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। अब लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो है हम वो कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट। तो क्या है, लोकसभा इज द लोअर हाउस एंड इट्स मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, वाइल राज्यसभा इज द अपर हाउस एंड इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय एमएलएस। तो लोकसभा हम जानते हैं कि निचला सदन होता है और इसको डायरेक्टली लोगों द्वारा चुने जाते हैं, इसमें जो एमपीस होते हैं, जबकि राज्यसभा क्या होता है, अपर हाउस होता है जिसमें जो एमएलएस चुने जाते हैं। लोकसभा हैज़ अ फिक्स टर्म ऑफ 5 ईयर्स। तो लोकसभा के क्या होते हैं, फिक्स टर्म होती है 5 साल की, बट राज्यसभा क्या होती है, परमानेंट होती है। लोकसभा कंट्रोल्स मनी मैटर्स एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। लोकसभा क्या करती है, मनी को कंट्रोल करती है और मनी मैटर्स को जो भी होते हैं उन्हें कंट्रोल करती है और गवर्नमेंट को क्या करती है, फॉर्म करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्री एंड फेयर जो भी हमारे इलेक्शंस होते हैं डेमोक्रेसी में, उसके बारे में। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर दैट पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट प्रेशर और करप्शन। तो भाई इस तरह से ज़रूरी है कि भाई डेमोक्रेसी में बिना किसी प्रेशर के फ्री और फेयर इलेक्शन हो। दे रिफ्लेक्ट द ट्रू विल ऑफ द पीपल एंड मेंटेन ट्रस्ट इन द सिस्टम। वो भाई इस तरह से जब इलेक्शंस होते हैं तो वो रिफ्लेक्ट किया जाता है कि लोगों का जो है सिस्टम में जो ट्रस्ट है वो बना रहे। दे ऑल्सो इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। इससे क्या होगा, जो भी पार्टी चूज़ होकर आ रही है उससे भी एक अश्योरेंस मिलती है कि जो भी भाई सत्ता में जो पार्टी आ रही है वो जनता के प्रति अपने काम के लिए जो है उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल, उसे जवाब देना पड़ेगा जिसके लिए उसे चूज़ किया गया है। अब व्हाट इज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज अ सेट ऑफ रूल्स इशूड ड्यूरिंग इलेक्शंस टू इंश्योर फेयरनेस। ये एक इलेक्शंस के दौरान कुछ गाइडलाइंस होती है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो है सेट किए जाते हैं, पार्टीज को फॉलो करने पड़ते हैं। इट प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज। ये जो है रक्षा करते हैं गवर्नमेंट के मिसयूज, गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं उनको मिसयूज होने से। एंड रिस्ट्रिक्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस, और अनफेयर जो प्रैक्टिसेस होती हैं उससे रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं बाय पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा। इट क्रिएट्स इक्वल कंडीशंस फॉर ऑल कैंडिडेट्स। जितने भी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उनके लिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल कंडीशन क्रिएट करती है। एंड मेंटेन्स डिसिप्लिन ड्यूरिंग इलेक्शन, और इलेक्शन के दौरान जो है एक डिसिप्लिन भी क्रिएट
करती है, मेंटेन करती है। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम विद इट्स एडवांटेज। तो इन दिस सिस्टम द कैंडिडेट हु गेट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स विन्स द इलेक्शन। तो जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट मिलता है ना, वो जीत जाता है। इट इज़ अ सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ईजी है इसे समझना। इट अलाउज क्विक रिजल्ट्स एंड हेल्प्स इन फॉर्मिंग स्टेबल गवर्नमेंट। तो इससे क्या होता है, बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं और एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है बनती है। हाउएवर द विनर मे नॉट ऑलवेज गेट द मेजोरिटी ऑफ वोट्स। तो जैसे बताया था कि भाई ज़रूरी नहीं है कि जो जीत रहा है उसको मेजॉरिटी में वोट्स मिले हैं, यानी कि भाई वो कोलिएशन से भी तो बना रहा है ना, अगर कोलिएशन से भी तो बना रहा है तो भी तो पार्टी उसकी बन ही रही है। तो बच्चों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और बाकी की वीडियोस ज़रूर देखना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और फटाफट से लाइक कर दें। और आई होप आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे होंगे, आप सब बहुत मेहनत करते हैं, मैं भी आपके साथ लगी हुई हूँ। आई होप आपके बहुत अच्छे नंबर आए, इसी आशा के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। विश यू गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।